हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज रवि पांडे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं इस शानदार टॉपिक की। हम लोग अग्निवीर का जो टॉपिक पर अग्निवीर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे इंग्लिश में रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चंस इंग्लिश का पूछा जाएगा। अग्निवीर वाले स्टूडेंट अग्निवीर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम में ऑलरेडी 20 नंबर का क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो आज हम लोग बिल्कुल इंग्लिश बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो उसको भी इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। प्रयास यही रहेगा कि पूरा जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ाएं, बेसिक से, जिससे आपको इंग्लिश का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इंग्लिश, सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज द इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? देखिए इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और इसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्योंकि इंग्लिश एक लिंग्वा फ्रैंका होती है। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज। ऑल ओवर जितने भी हमारे कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है और ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। इंग्लिश क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जो हम कम्युनिकेट करते हैं किसी मीडियम का, मान लीजिए सपोज बोलचाल की भाषा में ले तो हम कोई कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और ये क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इतनी बात क्लियर में हुई। देखिए कि इंग्लिश में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स होती है। क्या होती है स्टूडेंट? लेटर्स, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अक्षर कहते हैं। इन्हें हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? अक्षर होती है, जिसे हम सिंबल के रूप में जानते हैं। इन्हें हम किसके रूप में जानते हैं? सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में। जैसे ए, बी, सी, डी, ये सारे पूरे जेड तक। ठीक है, ये सारे जेड तक हमारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं और ये लेटर्स के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश में। बात करें अल्फाबेट की। देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होता है जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी लेटर्स हो उनको जब हम कोई व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये हमारा एक फ्लो चलता है। और ये फ्लो कब तक चलता है? जब तक जेड ना आ जाए। इसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक रूप। वर्णमाला क्या होते हैं? सिस्टमेटिक जो सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक लेटर्स टू राइट, सिस्टमेटिक लेटर्स टू राइट। सिस्टमेटिक लेटर्स के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारी क्या होती है? वर्णमाला होती है। तो इंग्लिश में अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सिंबल्स होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, पूरे वाउल और कॉन्सोनेंट मिला करके 26 लेटर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लेटर्स की। तो लेटर हमने आपको बताया ये होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है स्टूडेंट? सिंबल होता है। जैसे अभी हमने जस्ट बताया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सारा टोटल हमारा कितना होता है? जेड तक। कहां तक होता है? टू जेड तक। यहां पर ये कितना, ये होता है जेड तक, ये जेड तक। और ये टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं स्टूडेंट? 26 होते हैं, जिसमें से हमारे 5 क्या होते हैं? वाउल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 क्या? ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं? वाउल लेटर्स होते हैं। और जो बाकी बचते हैं जैसे बी, सी, डी, ई, सॉरी एफ, ठीक है, एफ, जी, एच, ये सारे इस तरह से 21 हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला, तो लेटर्स की बात करते हैं। लेटर हो गया, अब बात करते हैं लेटर साउंड की। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लेटर साउंड। देखिए इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग ही बोले जाते हैं। उनका एक फोनेटिक साउंड होता है, उनका एक क्या होता है स्टूडेंट, फोनेटिक साउंड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लेटर्स का प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो वो फोनेटिक साउंड के अकॉर्डिंग इनका साउंड होता है। जो लेटर साउंड होते हैं देयर आर 44 लेटर साउंड, देयर आर 44 लेटर साउंड। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर लेटर तो 26 होते हैं लेकिन साउंड क्यों 44 होते हैं। देखिए जो फोनेटिक साउंड होते हैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो साउंडलेस होते हैं, उनमें कोई साउंड नहीं होता। जैसे आप लिखते होंगे आर, मान ली सपोज आर लिखे, आर का मतलब क्या होता है घंटा, ठीक है। अब देखिए इसका जो साउंड है वो आ रहा है, जबकि लेटर्स की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एच से हो रही है। तो यहां पर जो लेटर्स है इसमें एच क्या है, अंडरस्टूड है, मतलब एच का कोई साउंड नहीं। जैसे एक वर्ड लेते हैं और निमोनिया, निमोनिया देखिए निमोनिया में यहां पर पी क्या है, साइलेंट लेटर है, पी क्या है, साइलेंट लेटर है। तो यहां पर कुछ ऐसे जो जिसमें से कुछ होते हैं मोनोप्थम्स, ठीक है, मोनोप्थम्स, ठीक है, साउंड, और कुछ होते हैं डिप्थोंग्स, ठीक है, डिप्थोंग्स होते हैं, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनो का मतलब होता है जो सिंगल लेटर साउंड होता है, सिंगल लेटर साउंड होता है, सिंगल लेटर साउंड होता है। और डिप्थोंग का मतलब जो डबल लेटर, ठीक है, साउंड होता है। कभी जब आपको समय मिलेगा तो इसके बारे में हम खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, मोनोप्थोंग्स क्या होता है, डिप्थोंग्स क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो होते हैं 44 हमारे क्या होते हैं, हमारे साउंड होते हैं, लेटर साउंड होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये 44 भी जो होते हैं ये हमारे होते हैं अगर बात करें लेटर साउंड की, लेटर साउंड भी जो हमारे होते हैं ये हमने आपको बताया 44 होते हैं। कितने बताए स्टूडेंट, 44। और इनमें भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से हमारे 20 जो होते हैं वाउल साउंड होते हैं। 20 क्या होते हैं स्टूडेंट, वाउल साउंड होते हैं। और 24 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर हो रहा है ना। 20 हमारे होते हैं वाउल साउंड और 24 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या कितना बन जाएगा, 44 साउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साउंड सिस्टम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी लेटर्स का प्रोनाउंस करते हैं, और वो प्रोनाउंस ही हमारा जो होता है लेटर्स के अकॉर्डिंग, सिंबल के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे हमारा क्या है, ये तो हमारी बात हो गई। अभी तक हमने क्या सीखा, इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने आपको बताया सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, और लेटर साउंड क्या होता है। अब बात करते हैं लेटर साउंड। लेटर के बाद बात करते हैं वर्ड। वर्ड को हम शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जो होता है लेटर्स के अकॉर्डिंग ही शब्द बनाए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, लेटर के अकॉर्डिंग। आप इसको बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives a meaningful sense, a group of letter। देखिए यहां पर जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर होता है, जो एक मीनिंगफुल सेंस दे। आप केवल ये नहीं कह सकते ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड वर्ड। देखिए ग्रुप ऑफ लेटर तो होता है, लेकिन जब तक वो कोई मीनिंगफुल सेंस ना दे तब तक वो लेटर नहीं होगा। जैसे हमने कुछ वर्ड्स लिखा, जैसे हमने लिखा PQRS, ठीक है। अब ये ग्रुप तो है, लेकिन इससे कोई आप बना सकते हैं क्या लेटर्स, कोई आप इसका वर्ड बना सकते क्या, नहीं बना सकते, जब तक ये कोई मीनिंगफुल सेंस ना दे, जब तक कोई मीनिंगफुल ना दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, तो R+A+M,
इज इक्वल टू क्या होता है, राम होता है। अब देखिए RAM, इसको हमने एक सिस्टम से लिख दिया, इसका एक सेंस निकल रहा है और ये जो मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, वर्ड। जैसे स्कूल, स्कूल। अब स्कूल जो है इसको हमने व्यवस्थित क्रम में लिख दिया एक सिस्टम से, तो ये एक सेंस दे रहा, मीनिंग निकल रहा है, तो ये हो गया स्कूल। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड अबाउट वर्ड। अबाउट मतलब वर्ड के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट्स रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल सेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर हो जो किसी मीनिंगफुल सेंस को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जो हमारा है, अगला जो है फ्रेज, क्या है अगला जो हमारा से वो है फ्रेज। देखिए फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाक्यांश। वाक्यांश होता क्या है, देखिए इसके वर्ड से ही आप हिंदी के अकॉर्डिंग समझिए। वाक्यांश मतलब वाक्य क्या, अंश, मतलब कोई एक सेंटेंस होगा और उसका एक सेंस निकलेगा, एक पार्ट निकलेगा, ये आप बोल सकते हैं। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड फ्रेज विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए फ्रेज जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज होता है। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझेंगे। तो देखिए फ्रेज जो होता है ये वाक्यांश होता है। आप लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए शब्दों का समूह तो होगा लेकिन विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सेंस देगा। और इसका क्या होगा, एंड अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस का एक भाग होगा। पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। पार्ट का मतलब हिस्सा या भाग, ठीक है। तो वो कहलाएगा फ्रेज कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ईडियम फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह। तो मुहावरे वगैरह क्या पूरी मीनिंग नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब देखिए कैट्स एंड डॉग को हम अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। कैट्स एंड डॉग को हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए यहां पर जो कैट्स एंड डॉग है, ये यहां पर जो मीनिंग दे रहा है, ये किसकी मीनिंग दे रहा है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले समझिए। कैट्स एंड डॉग एक प्रकार का इडियम फ्रेज है। इसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। इसका मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है। वर्षा, मूसलाधार का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी गिर जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं हैवी रेन, तो उसको हम इडियम फ्रेजेस के रूप में क्या यूज करते हैं, कैट्स एंड डॉग के रूप में। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार वर्षा हो रही। तो देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस दे रहा है, ये सेंटेंस का क्या है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और ये जो टोटल सेंटेंस है, ये मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। और जो बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसे ही हम बोलते हैं फ्रेज। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल्स, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, या इन द फील्ड, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये कैसे वर्ड रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रेज कहते हैं। तो बात क्लियर हुई। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड यूज्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो एक मीनिंग तो देता है लेकिन पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं वर्ड। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला है हमारा वर्ड के बाद, फ्रेज के बाद हम बात करते हैं क्लाउज। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउज की बात करते हैं। क्लाउज, देखिए क्लाउज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। अब क्लाउज है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्लाउज जो होता है ये सेंटेंस होता है, और ऐसा सेंटेंस जो एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस ना दे। सेंटेंस तो होगा और सेंटेंस से सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन कंप्लीट फुल सेंस नहीं देगा, तो उसे हम कहते हैं क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। उप का मतलब क्या होता है? पहले। किसी भी सेंटेंस में उप मतलब पहले लग जाए, मतलब सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट ना हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। ये अब देखिए इसकी थीम समझिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो, लेकिन क्या हो, यहां पर क्या हो, इसका जो सेंस हो वो हो क्या, विद सब्जेक्ट तो हो और वर्ब हो, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट गिवन हो, और वो क्या कहलाएगा? क्लाउज कहलाएगा। एक चीज ये भी जानिए, किसी भी सेंटेंस का निर्माण विदाउट क्लाउज के नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको क्लाउज ही लिखने पड़ेगी, और क्लाउज के बाद ही आप किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे आर प्लेइंग, ये सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हरी इज रीडिंग, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग। ये देखिए यहां पर सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब भी है। सब्जेक्ट है तो वर्ब है कि नहीं। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसे कहते हैं मेन वर्ब। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेन वर्ब कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस का पार्ट हो जो ऑब्जेक्ट नॉट गिवन हो, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। तो फिर इसके बाद एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज विद सब्जेक्ट एंड वर्ब विदाउट प्रेडिकेट, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और जानिए, क्लाउज किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक भी हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउज हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस, उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, उसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट, ये सारी क्लाउज होती है। क्या हो गया? तो एडिट, इसको क्लियर करो। हो गया? तो देखिए बात करते हैं क्लाउज। तो हमने बताया क्लाउज कितनी होती है? 2 होती है। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल he has completed his work before I came to my house। ये एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है। आपने लिखा he has completed his work before I came to my house। देखिए यहां पर 2 सेंटेंस में क्लाउजेस हैं।
एक हो प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट। यहाँ पर बिफोर क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, मर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। आपको आगे चल करके जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे यूज ऑफ आफ्टर बिफोर अकॉर्डिंग टू द टेंस। और टेंस में ये केवल दो ही टेंस में बनता है, या तो फ्यूचर टेंस में बनता है या पास्ट टेंस से, प्रेजेंट में नहीं बनता। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, और इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये तरह से हमारी क्लाउजेज होती हैं जिनको हम जो है आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूरा हम एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। यहाँ पर केवल आप लोग केवल आज का जो सेशन होगा वो होगा आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि देखिए इंग्लिश की सबसे जो मेन जो पॉइंट्स होता है या बैकबोन कॉल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो सबसे बड़ी रीढ़ की जो हड्डी मानी जाती है वो होती पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको आएगा, टेंसेस आ जाएंगे, वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम आपका क्लियर ना हो पाए रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। बस आपको हम जीरो से बिल्कुल सिखा रहे हैं कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लाउज क्या होते हैं। यहां तक हम लोगों ने पूरी बात क्लियर कर ली। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा है वो है सेंटेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वाक्य कहते हैं। और वाक्य होता क्या है, सभी जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, with subject and predicate, with subject and predicate that gives a meaningful sense, meaningful sense or idea, sense or idea। ये इसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए वाक्य की टेंडेंसी क्या है, वाक्य उसे ही कहा जा सकता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट भी, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी गिवन हो, और एक कंप्लीट सेंस दे। जैसे मैं जाता हूं, ठीक है, आई गो, मैं जाता हूं, लेकिन यहां पर सेंटेंस में आई गो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक क्लाउज है। बात अगर करें आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस का कंप्लीट सेंस दे रहा। फॉर एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई एम क्या है, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। अब टू यहां पर क्या है, टू यहां पर प्रेपोजिशन है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है। अब अगर इस सेंटेंस का हम सेंस निकाले तो वर्ब से क्वेश्चंस करें, वर्ब से क्वेश्चंस करें, कौन जाता है स्कूल, तो मीनिंग निकल रहा मैं जा रहा हूं, ठीक है, मीनिंग क्या निकल रहा, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा है, वेयर का, अगर इससे सब्जेक्ट से वेयर का क्वेश्चंस करें तो यहां से देखिए वेयर या विच, डू का अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का मिलेगा। लेकिन अगर हम वर्ब से क्वेश्चंस करें कौन, हु का, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हु से, वर्ब से अगर क्वेश्चंस करें, पहले आपको वर्ब पकड़ना है। वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। आगे चल करके अभी हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्ब होती क्या है, वर्ब को कैसे हम डिनोट्स करें, वर्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वर्ब जो होती है, वर्ब से हम हु का क्वेश्चंस करेंगे तो आंसर क्या देगा, सब्जेक्ट का। जैसे कौन जा रहा, वह जा रहा, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वे जा रहे हैं, ये सारी मीनिंग हो रही है। अब बात हो रही है कहां जा रहा है या विच, किस चीज के बारे में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को। वो किसके रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट फुल सेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पूरा मीनिंग रिप्रेजेंट होगा, पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट सहित सेंटेंस गिवन होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट।
सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के पार्ट की बात करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट। कितने होते हैं स्टूडेंट? दो पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। दूसरा हिंदी में इसे कहते हैं उद्देश्य। हिंदी में इसे कहते हैं उद्देश्य, और इसे हम विधेय कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं विधेय। विधेय का मतलब होता है कर्ता का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। कर्ता कोई भी एक्शन करेगा तो उसका कोई जो रिजल्टेंट होगा, ये समझिए, जो रिजल्टेंट होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं करता हूं, क्या करते हो? एक काम। मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ते हो? बुक पढ़ते हो। तो रिजल्ट जो मिल रहा है वो बुक पढ़ने का मिल रहा है ना। आप तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का जो रिजल्ट है वो बुक है। वो क्या है? बुक है। तो यहां पर ये एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अ ब्यूटीफुल पीकॉक is dancing in the field. A beautiful peacock is dancing in the field. अब ये सेंटेंस गिवन है। देखिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड का रिकॉग्नाइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है? वो धीरे धीरे आपका कवर होगा। इसलिए कि आज का जो सेशन है वो आपको यही बताना है कि देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, वो एक सेंटेंस के रूप में होगा। चाहे कॉमन एरर डिडक्शंस का क्वेश्चन हो, चाहे इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ईडियम फ्रेजेस हो। कभी कभी सेंटेंस में सिनोनिम एंटोनिम भी एक सेंटेंस के रूप में पूछा जाता है, और आपका कॉम्प्रीहेंशन भी एक सेंटेंस के रूप में ही बनता है। कॉम्प्रीहेंशन जो पूछा जाता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस ही तो होता है। वो एक सेंटेंस की थीम, एक आपका क्या कहते हैं, थीम होता है किसी कंक्लूजन को लेकर के। तो वो भी तो सेंटेंस से मिलकर के ही बना होता है ना स्टूडेंट। तो वो सेंटेंस का एक प्रकार से देखें तो सेंटेंस से ही मिलकर के बना होता है। आपका जो क्लोज टेस्ट आता है वो भी सेंटेंस से बनता है। तो किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट्स एनी सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड यूज अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखिए यहां पर हर बात हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये दिया है अ ब्यूटीफुल पीकॉक, अ ब्यूटीफुल पीकॉक, अ ब्यूटीफुल पीकॉक, ठीक है, इज डांसिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस गिवन है। देखिए आ की बात करें तो आ होता है, इसे हम कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल को हम डिटरमिनर भी कहते हैं। अभी अब आपको बताएंगे डिटरमिनर और आर्टिकल क्या है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल क्लाउज बोलते हैं। पीकॉक क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। पीकॉक क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। डांसिंग क्या है? इसे हम मेन वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, इन क्या है? इन हमारा प्रपोजिशन है। इन क्या है? प्रपोजिशन है। द क्या है? अगर इसकी भी बात करें तो ये भी क्या है? आर्टिकल है, जिसे हम डिटरमिनर के। ये क्या है? ये नाउन है, लेकिन किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ये नाउन है लेकिन किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट भी क्या है? नाउन है। अब देखिए यहां पर हम जो बात अब बताने वाले हैं, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यहां पर खेला क्या है। देखिए यहां पर आपको ये समझना है कि ये जो गिवन है, यहां पर ये जो गिवन है आपका, ये पूरा सेंटेंस, ये जो यहां तक का पूरा जो खेला है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसे को हम टोटल और टोटल क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो बाकी वर्ब से जो बचा हुआ हमारा जो भी है पार्ट, इसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट। क्या होगा? प्रेडिकेट। अब देखिए सेंटेंस पूरी अपनी मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। एक सुंदर सा मोर, ठीक है, मैदान में नाच रहा है या खेत में नाच रहा है। एक सुंदर सा मोर मैदान में या खेत में नाच रहा है। तो ये बात पूरी स्पष्ट हो रही है कि सेंटेंस अपनी पूरी मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी को हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस में अभी हमने बताया है कि विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट गिव्स अ कंप्लीट फुल सेंस आर आइडिया आर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सेंटेंस कहलाएगा। बात क्लियर हो रही? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और वो 5 प्रकार हैं क्या? सभी लोग देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, देखिए डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव, या इसे सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो इसे 3 नामों से जान सकते हैं। इसे या तो डिक्लेरेटिव बोलिए, या असर्टिव बोलिए, या इसे सिंपल सेंटेंस भी बोलिए। तीनों का मतलब एक ही है। डिक्लेरेटिव का सिनोनिम असर्टिव होगा, मतलब सिनोनिम दिया है। डिक्लेरेटिव बोलिए तो असर्टिव का मीनिंग रिप्रेजेंट होगा, असर्टिव बोलिए तो सिंपल सेंटेंस का मीनिंग रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा होता है अफर्मेटिव। एक हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव, एक हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। तो अफर्म एक प्रकार की वर्ब है, उसी से बना हुआ है नाउन अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दे। अ सेंटेंस विच गिव द सेंस ऑफ पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जो नकारात्मक वाक्य हो, जो निगेट करे, जो मना करे, जैसे नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, नो आ जाए। ठीक है, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव सेंस को। तो 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है दूसरा, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका जो प्रोनाउंस है इंटेरोगेटिव है, नॉट यूज इंट्रोगेटिव। बहुत सारे बच्चे इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। देखिए इसका देखिए ना, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है। इसे भी हम कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 2 टाइप्स के। जैसे फॉर एग्जांपल्स बात करें, एक हमारा होता है यस नो टाइप से रिलेटेड। यस नो टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दें, मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच गिव द आंसर यस और नो। जैसे हमने क्या पढ़ा? इज यू स्टडी, आर यू स्टडी। हमने पूछा आर यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? तो आपका आंसर होगा यस सर, हम पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते होंगे तो नो बोलेंगे। तो ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में दे, या ये भी कह सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सेंटेंस जो होता है स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो। जैसे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो इसे हम कहते हैं यस नो टाइप। और दूसरा होता है हमारा WH, या इसे हम कहते हैं क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। WH का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं ज्यादातर जो रिलेटेड होते हैं WH फैमिलीज होते हैं, जैसे वाई, विच, वेयर, व्हेन, वाउस, हुज, होम, ये सारे क्या है? WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस वर्ड है। तो इसे हम कहते हैं WH या क्वेश्चंस वर्ड। इनमें हम क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। इन्हें हम क्या बताते हैं? रीजन बताना होता है। इसमें आप यस नो का आंसर नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्यों पढ़ते हो, तो सर आप बोलेंगे यस, ठीक है, या नो। आप यही आंसर करेंगे क्या? नहीं, आपने सर रीजन बताया, सर इस बार एग्जाम को नस से नाबूद करना है, इस बार एग्जाम को हर स्थिति में क्लियर करना है,
चाहे जो भी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ठंड पड़े, कुछ भी हो, इस बार अग्निवीर का एग्जाम हम क्लियर करेंगे और अपनी सेना में जो है नाम रोशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, कर जाओ अग्निवीर में टॉप बुद्धिमानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, यस क्या है और नो क्या है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। अगला जो हमारा WH से रिलेटेड है, इसमें हम रीजन बताते हैं, तो ये हमारा दूसरा जो सेंटेंस है इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है तीसरा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस इसे हम कहते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। इसे क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश देने की बात होती है, आदेशात्मक वाक्य। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर किसका होता है, जज का ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बामुल्जिम को 2 साल की कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, तो ऐसे जज क्या होता है, ऑर्डर देता है, और ऑर्डर क्या करता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे टीचर ऑर्डर देगा, ठीक है, कमांड, कमांड का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। ठीक है, सेना में, जैसे आप लोग सेना में जाएंगे तो वहां पर ऑर्डर नहीं होगा, वहां पर आप वर्ड किसको यूज करेंगे, कमांड का यूज करेंगे, दिशा निर्देश। जैसे कमांडर इन चीफ होता है ना, सेना का प्रमुख, तो कमांडर इन चीफ क्या करता है, कमांड करता है अपनी बटालियन को, अपनी सेना को, तो वहां पर कमांड यूज होगा। अगला वर्ड है एडवाइस, अगला वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। देखिए स्टूडेंट, एक चीज और समझ लीजिए, एडवाइस के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक एडवाइस इस तरह से लिखा होगा और एक एडवाइस इस तरह से लिखा होगा, दोनों में अंतर है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाउन को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब को। अगर किसी भी वर्ड, मतलब अगर एडवाइस के वर्ड में CE लगा हुआ है लास्ट में, तो उसका अर्थ होता है सलाह, केवल नाउन के रूप में यूज होगा। लेकिन अगर SE लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना। एडवाइस हो जाए, रिक्वेस्ट हो जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट हो जाए, सजेस्ट हो जाए, सजेस्ट, फॉरवर्ड हो जाए। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, निगेट करना। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आपने परमिशन के रूप में मना कर रहे हैं ना, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच माय बुक, ऐसे आप बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट, किसी से आप निवेदन कर रहे हैं। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना। अगला है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब यहां पर क्या होगा, प्रपोज का मतलब आप लोग इसका गलत अर्थ मत समझिए, यहां पर इसका मतलब होता है प्रस्ताव देना। इसका मतलब क्या होता है, प्रस्ताव देना। ठीक है, कोई प्रस्ताव पारित करना, तो वो होता है प्रपोज्ड। तो ये सारे वर्ड ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, फॉरवर्ड, प्रपोज्ड, ये सारे वर्ड किसके रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट इतना क्लियर हो रहा है ना, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसे क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा रिप्रेजेंट करना, इच्छा को बताना। ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए, इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं ये कैसे होते हैं, जैसे प्रे आ जाए, जैसे आप बात करें प्रे, प्रे प्रार्थना करना। ठीक है, विश, विश का मतलब कामना। ब्लेश, ब्लेश का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, विश का मतलब होता है कामना, ब्लेश का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। ये होते हैं हमारे इच्छा सूचक वर्ड्स, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में जाने जाते हैं। और एक चीज, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे बड़ी पहचान स्टूडेंट है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस सदैव जो है मे से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है। ये जितने भी सेंटेंस हमने आपको बताए, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से। अब एक चीज और जान लीजिए, मे के 3 अर्थ होते हैं, यहां पर आप लोग इसको विशेष रूप से जानना।
मे के जो होते हैं ये 3 प्रकार की मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। मे का जो पहला प्रयोग होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परमिशन के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसके परमिशन के लिए, किसके लिए स्टूडेंट, परमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आदेश लेने के लिए, परमिशन देने के लिए नहीं, परमिशन लेने के लिए जो होता है वो मे का यूज होता है। जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, तो आप बोलते हैं मे का यूज। तो मे के 3 मीनिंग होता है और तीनों के अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग उनका अलग अर्थ होता है। तो यहां पर जो मे का जो मीनिंग रिप्रेजेंट हो रहा है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परमिशन लेने के लिए है। तो यहां पर जो होगा मे का यूज वो किसके रूप में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में। अगली जो इसकी मीनिंग है वो होता है किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना। देखिए आप लोग आगे जब पढ़ाएंगे तो वर्ब में आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जो होगा हमारा मॉडल्स ऑक्सिलरी से रिलेटेड। किससे होगा, मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें पढ़ाएंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड, आर, टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारी हमारी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो उसमें एक संभावना के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम बोले इट मे बी रेन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्षा हो सकती है, इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो संभावना के लिए मे का यूज होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। तो संभावना रिप्रेजेंट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। देखिए मीनिंग वही है, स्पेलिंग वही है, लेकिन यहां पर सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है। तो मे का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज होगा, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, और दूसरी अगर बात करें तो मे का जो यूज होगा वो जो होगा हमारा आपका, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में। किसके रूप में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो देखिए यहां पर जो सेंटेंस गिवन है, यहां पर देखिए मे का यूज हुआ है पहले, और मे यहां पर यूज हुआ है। तो क्या, यहां पर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, यहां पर किसकी बात हो रही, ब्लेस की बात हो रही ना, ठीक है, ब्लेस की मतलब कामना की बात हो रही है, या बात करें आशीर्वाद देने की बात हो रही है। तो ये सेंस को रिप्रेजेंट करा। तो मे का जो सेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए मे के आपने 3 प्रकार के सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनका यूज देखा, और मे का जो प्रयोग होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज करते हैं, और मे का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में ऑप्टेटिव मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला हमारा जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय उत्पन्न करना, विस्मय का मतलब समझ रहे हैं ना, सम सडन ऑफ फीलिंग। सडन ऑफ फीलिंग का मतलब होता है अचानक मनोदशा का चेंज हो जाना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं और खूब अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टी में ही जा रहे हैं, किसी इंगेजमेंट में जा रहे हैं या मैरिज पार्टी में, जो भी है, खूब अच्छे वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं, और साइड से आप पैदल ही जा रहे हैं, ठीक है, नज़दीक है, कोई 4 व्हीलर वाला आया और आप खूब खुश हैं कि आज तो है बढ़िया सूट बूट हमारा है और हम आज पार्टी में जाएंगे, लोग हमको देखेंगे, ठीक है। और एक 4 व्हीलर वाला गया और साइड में कीचड़ पड़ा हुआ था, जैसे ही 4 व्हीलर गई उसका कीचड़ आपके कपड़ों में पड़ गया। देखिए आपकी पहले जो फीलिंग्स थी वो क्या थी, खूब खुश थे, लेकिन जैसे ही आपके कपड़े गंदे हुए तो आपकी फीलिंग चेंज हो गई ना। सिट बोलेंगे, सिट, ओ, ठीक है, ओ सिट। आप जो है तुरंत अपनी मनोदशा को चेंज कर रहे हैं ना। जैसे एक वर्ड सुना, हुर्रे। हुर्रे क्या शो करता है, सम सडन ऑफ जॉय, ठीक है, अचानक जो है खुशी को इजहार कर रहा है। सपोज दैट कोई अभी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ था T20,
उसमें जो पहला वाला जो मैच हुआ था उसमें ये लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन अंततः 2 रनों से जीत गई। पहले तो सबके दिमाग में ये था कि अच्छा जो है इस बार जो है मैच का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, इस बार इंडिया श्योर है हार जाएगी। लेकिन अंत में क्या हुआ, 1-2 प्लेयर लास्ट में अच्छा खेल के चले गए और 2 जो है रनों से मैच जीत लिया गया। तो हुर्रे हो गया ना, अचानक जो है खुशी का माहौल। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता तो अलास हो जाता, ओ वेलकम। ये सारे वर्ड्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को। वेलकम, जैसे वेलकम का यूज होता है किया जाता है स्वागत के लिए भी। हेलो का प्रयोग आजकल तो नॉर्मली फोन जिससे बात करते हैं हेलो भैया, ठीक है, कौन बतिया रहा है भाई, हेलो। सबसे पहले देखिए जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना वो भी हेलो बोलता है, ठीक है, वो भी क्या बोलता है, हेलो भैया। जैसे गांव में होता है ना, गांव से जो बिलोंग करते हैं उनसे भी बात करिए तो हेलो ही बोलेंगे पहले। अब वो उसका मतलब कुछ ना जाने, लेकिन ये जानते हैं कि मोबाइल जैसे जब फोन आता है या किसी से बात करते हैं पहले तो उसे हेलो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हेलो का जो प्रयोग होता है ये भी सम सडन ऑफ फीलिंग होता है, ओ आ, ठीक है, ओके बाय बाय। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा हुडी बाबा, ठीक है, बंगाल में जो है बहुत फेमस वर्ड था हुडी बाबा। जो हुडी बाबा एक पहले बाइक आया करते थे, हम लोग बहुत बचपन में छोटे थे तो देखा करते थे हुडी बाबा, ठीक है। एक कावासाकी बॉक्सर आया करती थी बाइक, उसमें उसका जो प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था तो हुडी बाबा के नाम से आता। तो हुडी बाबा भी एक प्रकार का क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक, इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये उल्टा आई के जैसा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, उल्टा जो आई बनाते हैं, जैसे आई बनाते हैं तो आई के ऊपर एक पॉइंट रखते हैं, इसमें आई के नीचे पॉइंट रखेंगे। ये हुर्रे हो गया, अलास हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ओ आ, ठीक है, हेलो, ये वेलकम, वेलकम, ओके, बाय बाय। जितने भी वर्ड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, सम सर्टेन ऑफ फीलिंग का यूज होता है। जैसे आप लोगों ने नरेशन में कभी पढ़े होंगे, नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बताए जाते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, हुर्रे इंडियन टीम हैव वन द मैच। हुर्रे खुशी को जाहिर कर रहा है, किसको, खुशी को। एक वर्ड है ब्रावो, ठीक है, ब्रावो का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ब्रावो, ब्रावो का मतलब क्या होता है, बहादुरी। अब हुर्रा क्या है, इसका मतलब होता है जॉय या हैप्पी। अलास का मतलब होता है सैड या दुख। ओ का मतलब और आ का मतलब, इसका भी सेंस एक प्रकार से दुख के लिए ही यूज होता है। हेलो का प्रयोग जानते ही हैं, ठीक है, वेलकम का प्रयोग, ठीक है, और ओके, बाय बाय, और ये सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ये क्या है स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो आप सेंटेंस में समझ चुके होंगे कि कौन क्या है। एक बार ओवरऑल पूरा रिवीजन करिए। देखिए सबसे पहले हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा है, इंग्लिश क्या है, व्हाट इज द इंग्लिश। इंग्लिश हमने बताया एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, संचार का एक माध्यम होता है इंग्लिश। इसके बाद हमने सिंबल पढ़ा। सिंबल क्या होते हैं, ABCD हमारे लेटर्स होते हैं। और इंग्लिश की जो बात कर रहे हैं, एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ, या मतलब आप ये भी बोल सकते हैं लेटर्स को हम किसी सिस्टम से लिखते हैं। सिस्टम का मतलब ABCDEFGH पूरा जेड तक जो जाए, ये हमारा वाउल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट का लेटर क्या कहलाता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद हमने पढ़ा सिंबल ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर्स के सिंबल क्या होते हैं, अभी हमने जस्ट बताया ABCD पूरा जेड तक, ये हमारे सिंबल होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लेटर साउंड पढ़ा। लेटर साउंड क्या होते हैं, हमने आपको बताया लेटर जो साउंड होते हैं वो हमारे 44 साउंड होते हैं, जिसमें से हमारे मोनोथोम्स होते हैं और क्या डिप्थोंग्स होते हैं। मोनो का मतलब हो जाए जो सिंगल लेटर साउंड रिप्रेजेंट करे, और डिप्थोंग्स का मतलब हो जाए जो डबल लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करे। जैसे AE, ठीक है, जैसे मान लीजिए AE आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, IU रिप्रेजेंट हो रहे हैं,
और डबल ओ, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे स्कूल लिख रहे हैं, स्कूल में, अब यहाँ पर देखिए डबल लेटर्स आया है ना, तो डबल लेटर ये क्या है, डिप्थोंग्स होगा, इसे हम बोलेंगे डिप्थोंग्स। तो ये टोटल कुल मिलाकर के हमारे 44 साउंड होते हैं। और ये जो साउंड सिस्टम होता है स्टूडेंट, ये साउंड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंस में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे आप लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ही गलत बोल देते हैं इंग्लिश के वर्ड्स। तो जो हम लोगों का प्रोनाउंस सिस्टम है वो अगर सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए तो काश हम भी जो फॉरेनर लोग बोलते हैं, जैसे अमेरिका के लोग बोलते हैं या ऑस्ट्रेलिया के लोग बोलते हैं या ब्रिटेन के लोग बोलते हैं, वो भी हम फ्लुएंट में इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंट तभी बोली जा सकती है जब आप उनका सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट लिखा रहता है तो गवर्नमेंट होता है, क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट। तो ये पूरा है, फिर कभी हम आपको ऐसा बताएंगे, ठीक है। इसलिए कि आपका अभी एग्जाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो सिलेबस है 20 नंबर आपके पक्के हैं इस एग्जाम में। बस आप लोग अपने को इतना मजबूत कर लीजिए कि रात दिन एक कर दीजिए और एग्जाम को इस बार पूरा क्लियर करके आना है। अपना एक खूंटा गाड़ के आना है, खूंटा का समझ रहे हैं ना, अपना एक प्लेस लेकर के आना है। एग्जाम को हमें नस्ते नाबूद करना है, किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए हम एग्जाम को इस बार अच्छे से क्लियर करेंगे और इस बार जॉब लेकर के ही मानेंगे। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अग्निवीर में जो है एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका पूरा सब अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो एग्जाम को आपको पहले क्लियर करना है। तो इतना बात क्लियर हो गई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने आपको बताया कितने होते हैं, सेंटेंस आपको हमने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। इसमें हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया, इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप और WH टाइप बताया, इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, फॉरवर्ड, प्रपोज, ये सारे वर्ड्स आपको बताया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, कर्स, प्रे, ये आपको वर्ड्स हमने बताया। एक्सक्लेमेटरी में आपको हुर्रे, अलाज, हाउ, ठीक है, ओ, ओके, बाय, ब्रेवो, ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी। इतनी बात हम लोगों ने क्लियर कर ली। बताइए सब लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। आप लोग लाइक करना ना भूले, ठीक है, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, जो टॉपिक का स्टार्ट हम करते हैं, वो बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले तो हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहां से जो हमारा मुद्दा उठता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे अभी हमने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसकी आपने नब्ज को पकड़ लिया, जैसे डॉक्टर होता है ना, किसी भी बीमारी की अगर नब्ज को पकड़ लेते हैं तो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है और व्यक्ति सही हो जाता है। तो आपको भी इंग्लिश अगर सही करनी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के चेहरे से मत आप जाइए कि वो किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज है और उसका क्या यूजेस है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या, आइडेंटिफाई करना। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने होते, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं स्टूडेंट, 8 टाइप्स। पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, नाउन। पहला हमारा क्या होता है, नाउन। दूसरा हमारा होता है प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सब वर्ड को अच्छे से हम समझेंगे। अगला जो हमारा है तीसरा एडजेक्टिव है। क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव। और नेक्स्ट है हमारा वर्ब। अगला है हमारा वर्ब। अगला हमारा क्या है, वर्ब। नेक्स्ट अगर हम बात करें पांचवा हमारा हो जाता है एडवर्ब। क्या होता है स्टूडेंट, एडवर्ब। और छठे की बात करें तो ये हमारा हो जाता है प्रपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रपोजिशन। अगला जो हमारा है 7, ये है कंजंक्शन। कन प्लस जंक्शन, कन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। और अगला जो हमारा है 8 नंबर, ये है हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारा क्या है स्टूडेंट,
इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब सब चीज को हम अच्छे से समझते हैं। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब हर वर्ड के बारे में हम पूरा डिटेल से तो नहीं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो क्लियर ही कर लेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, सारी चीजें हम बात क्लियर करें। देखिए पहला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा नाउन, ठीक है। देखिए नाउन जो है ये नेमस वर्ड से बना हुआ है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेम, और हिंदी में इसको हम नाम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नाम के नाम से जानते हैं। तो जो नाउन है इसका मतलब केवल और केवल नेम होता है स्टूडेंट। क्या होता है? नेम। किसी का भी नेम हो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, जो आप चीज महसूस कर रहे हैं, जो आप कोई चीज टच कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी किसी ना किसी नेम से ही रिप्रेजेंट है। जैसे हम ये मार्कर है, अब मार्कर को हम क्या वाटर कह सकते हैं? क्या ये पानी है? अब ये पानी को हम क्या मार्कर कह सकते हैं? क्या नहीं। जैसे हमने पानी बोला वाटर, तो आपके दिमाग में पानी ही आएगा कि पानी लिक्विड होता है। मार्कर बोला तो मार्कर आपके दिमाग में आएगा, ये लिखने वाला सॉलिड होता है, ठीक है। फोन बोला तो फोन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल इस दुनिया में चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, किसी ना किसी का नाम तो जरूर होगा ना। जैसे लाइट, फैन, ठीक है, कैमरा, स्टूडियो, ये सारा क्या है? यही तो नाउन है। और नाउन का जो आप लोग डिफिनेशन रट रहे हो ना मेरे लाल, वो रट्टा मार जो रहे हो उसको खत्म करो, क्योंकि बाकी सब बकवास है। नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। संज्ञा को केवल नाम से ही पहचानिए। आपको देखिए हमने आपको बताया ना, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना अग्निवीर की या जो भी एनडीए या सीडीएस या एयरफोर्स की, इसमें आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है बस। इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है किसी भी स्थिति में। बस आपको ये नहीं बनना कि भाई नाउन क्या होता है, ये कहा, ये क्या है, इसका क्या है। बस आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, अब आप उसको आइडेंटिफाई करें कि इसका रियल में आंसर क्या है, बस हो गया काम। सिलेक्शन होने के बाद आपको ये चीज नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे लाल, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। बस केवल आपको उस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी जिस विभाग में आप गए हैं, जिस डिपार्टमेंट में गए हैं। बस केवल यहां पर यही समझिए कि नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो संज्ञा को हम किसके रूप में नाम जाने? नाम के रूप में। इसे हम नाम कह सकते हैं कि कोई भी नाम हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। हमने अभी जस्ट बताया जो भी चीज हम टच करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेम तो जरूर होगा, तभी तो हम पहचानेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा हमने एक चीज देखा, अरे क्या देखा, अरे क्या देखा बोलोगे, अरे उसका कुछ नाम तो होगा ना। तो कहने का मतलब जो भी चीज आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको कोई ना कोई नेम तो देंगे। अब देखिए नाउन में जो हमारा टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए नाउन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ ए एंड द, ए एंड द का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है टू व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस बनेगा श्योर। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर है, इससे एग्जाम में फंसेगा। तो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल के बाद हम नाउन नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नाउन नंबर पढ़ेंगे, जिसे हम सिंगुलर प्लरल कहेंगे। सिंगुलर प्लरल के अकॉर्डिंग हम इसका हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। नाउन नंबर के बाद जेंडर की बात करते हैं, जेंडर से भी क्वेश्चंस बन सकता है। कितने जेंडर होते हैं? ठीक है, वो हमारे 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, कॉमन और न्यूटर, ये 4 जेंडर होते हैं नाउन के अकॉर्डिंग हम। और अगला जो है नाउन पजेसिव, अगला हम पढ़ेंगे नाउन पजेसिव। ये हम 4 टॉपिक जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई आपको करा दिए कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। किसी का भी नाउन होगा, नेम होगा, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रो और नाउन। देखिए प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, या बिफोर भी कह सकते हो, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या इन इंस्टेड ऑफ, ये भी बोल सकते हो। इन प्लेस ऑफ नाउन, इसकी परिभाषा निकल रही ना, इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर जो भी वर्ड यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का। तो संज्ञा के बदले जो भी शब्द यूज होते हैं
वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। अब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा कि पर्सनल प्रोनाउन होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ये सारी डिटेल्स की हम चर्चा पूरी करेंगे। तो प्रोनाउन का मतलब ये जानिए, इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले जो भी वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोनाउन कहते हैं। बात क्लियर हो रही ना? अगला जो वर्ड है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग इसे हम किसके रूप में जानते हैं? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाना। विशेषता किसकी बतलाना? या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। any sentence of the word used before noun or pronoun that is called adjective। वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एक चीज और भी जान लीजिए, जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम डिटरमिनर भी कहते हैं, डिटरमिनर भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बिफोर कोई भी वर्ड्स आएगा डेफिनेटली वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा स्टूडेंट? एडजेक्टिव होगा। तो ये सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन के बिफोर यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के बिफोर यूज हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बेसिक और एडवांस दोनों लेवल की वर्ब पढ़ाएंगे। बेसिक और एडवांस, ठीक है? बेसिक और एडवांस लेवल, ये दोनों लेवल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सेंटेंस में सबसे अहम रोल क्लियर करता है, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम वॉइस पढ़ेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस पढ़ेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग हम नरेशन पढ़ेंगे। तो वर्ब का पूरा कहीं ना कहीं खेला है, ठीक है? तो वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बेसिक और आपका एडवांस दोनों लेवल के हम अकॉर्डिंग हम वर्ब पढ़ाएंगे। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब आप केवल यही जानते होंगे, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। क्या यही परिभाषा क्लियर हो रही है क्या? देखिए एक चीज जान लीजिए, एक्शन वर्ड से ही केवल आप वर्ब को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब जो होती है एक्शन तो रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोग बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जो भी क्रियाकलाप होगा वो वर्ब होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये गलत है। इतनी पूरी बात क्लियर नहीं कर रहा वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होती है, इधर हम नोट कर रहे हैं, ये एक्शन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, एक्शंस के साथ साथ आपके, ठीक है, स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ दशा। वर्ब और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? फीलिंग्स को। वर्ब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जिस्टेंस को। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंटेंस में यूज होते हैं। एक्शन का मतलब पढ़ना, लिखना, सोना। ये भी जैसे हिंदी में आप जानते हैं ना, हिंदी में किसी भी वर्ड में अगर ना लग जाए लास्ट में तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे पढ़ना, सोना, खेलना, नाचना, गाना, ये अकॉर्डिंग हिंदी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को पहचानते हैं। लेकिन वर्ब को अगर एक्शन वर्ड के रूप में यूज करें तो राइट, स्लीप, रीड, स्टडी, ईट, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वर्ब के रूप में। स्टेट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का मतलब होता है, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, आपको स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीलिंग्स को, जैसे लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना, ठीक है? जैसे आप हंसते हैं तो हंसने में क्या होता है? कोई एक्शन हो रहा है क्या? ना, आपके फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो लाफ हो गया, लाइक्स हो गया, ठीक है, वीप हो गया, रोना, हंसना, ये सारी क्या है? आपकी फीलिंग्स को। एग्जिस्टेंस क्या है? अस्तित्व। जैसे आप देखते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो वो तो इसका अस्तित्व है ना कि सूर्य पूर्व में ही निकलेगा। आपको कोई लाख कहे कि आज हम सूर्य पश्चिम में देखें तो आप मानेंगे क्या? सुबह के समय आपको कोई बोले कि हम पश्चिम में सूर्य देखें तो आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो जिसका कोई अस्तित्व है, जो पहले से डिवाइन है, कि वो वहीं पर ही रिप्रेजेंट होगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये तो डेफिनेटली लगा ही रही है, तभी तो दिन रात होते हैं, ठीक है? तो ये एग्जिस्टेंस को, स्टेट को और फीलिंग्स को और एक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ब जो है 4 वर्ड के अकॉर्डिंग भी पहचाना जा सकता है। जैसे हमने कहा यू आर स्टूडेंट, तो विद्यार्थी हो, तो कोई एक्शन किए क्या? नहीं, लेकिन आर यहाँ पर क्या है? वर्ब है। यहाँ पर क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा एडवर्ब। अगला क्या है स्टूडेंट? हमारा एडवर्ब।
चलिए देखिए अगला हमारा क्या है, एडवर्ब। इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? देखिए जो क्रिया विशेषण होता है ये इसके नाम पर मत जाइए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब तक वो सेंटेंस में सही रूप में यूज ना हो तब तक उसको आइडेंटिफाई करना उचित नहीं है। आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस के चेहरे से आप नहीं बता सकते जब तक वो सेंटेंस में असली मीनिंग को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वही सही होता है जो किसी सेंटेंस में यूज हो और उसका जो सेंस निकले वो क्या निकल रहा है। जैसे आपने मान ली सपोज है कपिल शर्मा, एक हम वर्ड लिखते हैं कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा ये क्या होता है? नाउन है। आप इसको आप बता सकते हैं कि सर नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है? अब जैसे एक वर्ड है सो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं द कपिल शर्मा शो। अब ये सेंटेंस को हमने लिख दिया द कपिल शर्मा शो इज फेमस, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है या पॉपुलर है। द कपिल शर्मा शो इज वेरी फेमस, बहुत ही लोकप्रिय है या पॉपुलर है। क्या? पॉपुलर लिख दीजिए जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, यहां पर जो कपिल शर्मा है ये आपको दिखने में क्या लग रहा है? नाउन। लेकिन मेरे लाल यहां पर ये समझ रहे हो ये नाउन नहीं है। अब यहां पर देखिए सो जो होती है, सो जो होता है ये वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन क्या कभी वर्ब नाउन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अब देखिए ये सेंटेंस से ही आइडेंटिफाई किया गया कि सो यहाँ पर क्या है, वर्ब है कि नाउन। तो यहाँ पर जो सो हो गया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? नाउन को। और जो इसके पहले, जो नाउन के पहले होगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एडजेक्टिव होगा। तो देखिए यहां पर भी ये आप ये जान रहे हैं कि ये नेम है, तो नेम का मतलब क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन यहां पर जो आपका कपिल शर्मा शो दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव हो। तो देखिए कभी नाउन एडजेक्टिव भी बन सकता है, कभी नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन वो क्लैरिफाई कब आप करेंगे? जब किसी सेंटेंस में वो यूज हुआ हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पहचाना जा सकता है, वर्ड के अकॉर्डिंग मत जाइए, क्योंकि चेहरे एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनके यूजेस अलग होंगे। जैसे हम आपको प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो दिस और दैट का यूज बताएंगे, और दिस और दैट जो होते हैं ये एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, और जब आप किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो श्योर है आप एरर पकड़ लेंगे। बिकॉज क्योंकि आइडेंटिफाई अगर आ गया तो एरर डिटेक्शंस के रूप में सेंटेंस आएगा और आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका सेंस यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब की। तो एडवर्ब में हम लोग बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होती है ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब, ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब एंड अदर, ठीक है, एंड अदर एडवर्ब एंड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की भी विशेषता बतलाता है, ठीक है। वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसकी स्टूडेंट? वर्ब की विशेषता बतलाता है, और वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, एंड अदर एडवर्ब की, ठीक है, एंड अदर एडवर्ब की, और एक सेंटेंस की विशेषता बतलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब जो होता है वो हम मानते हैं कि वर्ब के साथ यूज होता है, लेकिन एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सेंटेंस की वर्ड लगा देता है। पूरे सेंटेंस की जब वर्ड लगाए, वर्ड लगाने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लैरिफाई करना या विशेषता बतलाना। तो एडवर्ब जो होता है वो आप वर्ब की विशेषता बतला सकते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बतला सकते हैं, एंड अदर एडवर्ब की विशेषता बतला सकते हैं, और सेंटेंस की भी विशेषता बतलाएंगे। और सेंटेंस की जब विशेषता होगी तो श्योर है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता होगी, है कि नहीं। तो देखिए एडवर्ब जो होता है इनडायरेक्टली नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बतला सकता है। तो एडवर्ब जो होता है ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन की और किसी की विशेषता नहीं बतलाएगा। एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस में
की विशेषता बतला सकता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की एंड अदर एडवर्ब की, इसकी सारी विशेषता बता सकता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यू, फॉर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल्स जैसे यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो। अब देखिए यहां पर वर्क है, वर्क क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ये कह दे यू, ठीक है, यू कंप्लीट हार्ड वर्क, अब देखिए यहां पर यू कंप्लीट हार्ड वर्क, तुम कठिन मेहनत पूरा करते हो। अब देखिए यहां पर जो हार्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पर ये क्या है, नाउन है। तो देखिए यहां पर जो हार्ड है वो क्या बन गया, यहां पर बन गया एडजेक्टिव, और यहां पर क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो हार्ड का जो यूज होता है अगर नाउन के बिफोर आएगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन वर्ब के बाद आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो दोनों सेंटेंस क्लियर हो रहा है ना, यू वर्क हार्ड, यहां पर ये किसको, ये जो हार्ड यूज हो रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वर्ब को रिप्रेजेंट, वर्ब का एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा एडवर्ब। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए वर्क दिया है, और वर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को, और नाउन को जो क्लैरिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें समझना है, जैसे स्कैर्सली यू वन द मैच, अब स्कैर्सली दिया है, स्कैर्सली क्या है, स्कैर्सली जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मुश्किल से, इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से तुमने मैच जीता। ठीक है, तो ये बताइए ये जो वर्ड है ये पूरे एक सेंटेंस की वॉट लगा रहा है ना, और जब सेंटेंस की वॉट लगाएगा तो सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आएगा ना। तो सब्जेक्ट डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब्जेक्ट की भी विशेषता बता सकता है। तो एडवर्ब क्या करता है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है, नाउन की भी बता सकता, सॉरी वर्ब की बताता तो है, एडजेक्टिव की बताता है, एंड अदर एडवर्ब की बताता है, और देखिए तो एक सेंटेंस की विशेषता बतलाता है। तो यहां पर एक ये जो स्कैर्सली दिया गया है ये पूरे एक सेंटेंस की विशेषता बतला रहा है, तो इसी को कहते हैं एडवर्ब। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडवर्ब के बाद हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा वो है दूसरा, अगला मतलब इसके बाद जो है वो है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है ये क्या करता है, ये एक प्रकार का, इसे हम ये कह सकते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब बिफोर, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति को बतलाने का काम कौन करता है, प्रेपोजिशन करता है। इसे हम संयोजक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयोजक अव्यय बोलते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए एक चीज है, बुक क्या है, नाउन है, और टेबल भी क्या है, नाउन है, और दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल हमने बना दिया, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। क्या है ये, मान लीजिए बुक है, और ये क्या है, टेबल है। अब देखिए इन टेबल और बुक के बीच में रिलेशन है कि नहीं, और रिलेशन के साथ साथ पोजीशन बता रहा है कि मेज पर रखी हुई है। तो मेज पर रखी होने का मतलब क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी भी नाउन या मतलब किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन के साथ साथ उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। जैसे द फ्रॉग, ठीक है, जम्प्ड द बेल। ये सेंटेंस ना लेते, दूसरा सेंटेंस लेते हैं।
जैसे जैसे सी 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 comes to the office, सी comes to the office। अब यहाँ पर टू क्या है, पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह ऑफिस से आती है। तो यहाँ पर जो टू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेपोजिशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, प्रेपोजिशन को। तो प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ साथ उसको प्रेपोजिशन के मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग यूज करता है। और इसके हम यूजेस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशन, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आता है, क्लोज टेस्ट के रूप में भी प्रेपोजिशन का यूज पूछा। अप्रेजल प्रेपोजिशन तो अलग ही है, फ्रेजल प्रेपोजिशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ये समझ में आया कि नाउन मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन, ठीक है, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ऑफ हो गया, ये सारी क्या है प्रेपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ हो गया, ये सारी क्या है प्रेपोजिशन। अगला जो हमारा जो वर्ड है वो है हमारा, अगला जो वर्ड है वो है हमारा कंजंक्शन, ठीक है, कन प्लस जंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जो होता है ये दो वर्डों से बना हुआ है, कन प्लस जंक्शन। देखिए दो कन का मतलब होता है कनेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब क्या होता है जोड़ना। और जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब होता है ऑल साइड, ठीक है, फॉर ऑल साइड, सारी दिशाओं से, ठीक है। ऑल साइड का मतलब होता है सभी दिशाओं से। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज जंक्शन। जैसे देखिए दो तीन वर्ड होते हैं, जैसे हाल्ट, हाल्ट आपने सुना होगा ना, और एक वर्ड है जंक्शन, ये स्टेशन के लिए यूज होते हैं, हाल्ट, जंक्शन और स्टेशन। स्टेशन तो समझ ही रहे हैं ना। हाल्ट का मतलब होता है ठहराव, इसका मतलब क्या होता है ठहराव। ठहराव का मतलब होता है कोई जैसे ट्रेन आ रही है और बिफोर आ गई, और बिफोर आ गए तो उसको क्या कहते हैं, जहां पर वो स्टॉपेज लेगी, मान लीजिए सपोज दैट उसका स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन में है, तो उसको एक हाल्ट बनाकर छोड़ देते हैं कि वहां पर ट्रेन आकर, अगर बिफोर आई है तो प्लेटफॉर्म तो खाली नहीं होगा, तो इसको यहाँ पर ट्रेन को आकर के रोक देंगे और जब इसका टाइम होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसको छोड़ देंगे। जंक्शन का मतलब होता है चारों दिशाओं से, मतलब ये दिशा से, ये दिशा से, कोई ट्रेन इधर से आई और इस जंक्शन इससे जुड़ करके इधर चली गई, कोई ट्रेन इस दिशा से आई, इस दिशा में डायरेक्शन में चली गई, कोई ट्रेन सीधी आई, सीधी चली गई। तो जंक्शन का मतलब होता है ऐसा जो चारों दिशाओं को ले, मतलब ये समझिए कि जो कई सारे सेंटेंसों को एक साथ जोड़ ले, कनेक्शन कर ले, उसी ही को हम बोलते हैं कंजंक्शन। और स्टेशन का मतलब जानते हैं कि जहां ट्रेन जा रही है पैसेंजर को लेकर के चल दी, तो ये होता है। इसके बारे में हम इतने डिटेल्स में ही बात आपको हमने केवल ओनली ये बताया कि जंक्शन का मतलब क्या होता है फॉर ऑल साइड, या फॉर ऑल साइड का मतलब ये होता है कि कई सारे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो ये होता है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइंट करता है। क्या क्या ज्वाइंट करता है, क्या क्या ज्वाइंट करता है, देखिए कंजंक्शन जो होता है ये ज्वाइंट करता है। क्या ज्वाइंट करता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम, एंड ने क्या किया, जोड़ दिया। टू वर्ड्स, टू क्लाउजेस, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। टू फ्रेजेस, टू फ्रेजेस, टू फ्रेजेस। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं। किसको जोड़ता है, दो यहां पर क्लाउजों को जोड़ता है, टू फ्रेजेस को जोड़ता है। और क्या जोड़ता है, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। और क्या जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो उपवाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यांशों को जोड़ना, और दो या दो से अधिक। अब यहां पर दो ही नहीं हो सकता, दो से अधिक भी हो सकता है। तो इनको जोड़ने का काम क्या करता है, कंजंक्शन करता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है,
ये सारे कंजंक्शन होते हैं, इनकी सारे हम डिटेल्स की चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन जो होता है, जिसकी हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन जो होता है ये होता है, इसे हम कहते हैं ऐसा सेंटेंस, मतलब इंटरजेक्शन एक प्रकार के ये ऑब्स्ट्रैक्ट जो आप लोग नाउन पढ़ते हैं या जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही यूज होता है। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग यूज होता है, ये फीलिंग्स और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरजेक्शन से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, बस केवल ये एक टॉपिक है जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। कभी आज तक कोई एग्जाम सॉरी एनडीए में एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कई साल हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए, लगभग समथिंग इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इंटरजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस में यूज होता है कि जो जैसा एक्सक्लामेटरी होता है ना, हुर्रे, ठीक है, ब्रेवो हो गया, अलास हो गया, एक्सक्लामेटरी जो हमने बताया है ना, वो सेम ऐसे ही होता है इंटरजेक्शन। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम बड़ी ही शानदार ढंग से पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पूरी विस्तृत चर्चा से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन करके आएंगे उससे रिलेटेड हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हम पहचाने सेंटेंस के अकॉर्डिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ क्या रोल है, वो किस सेंटेंस में किस तरह से वो यूज हुआ है, और वो क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि प्रपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, ये सारी चीजें जो है आप पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं।